नमस्कार। चलिए आज एक वायरल YouTube वीडियो की बात करते हैं जिसमें भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के ही एक पुराने समर्थक ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। एक ऐसा शख्स जो कभी अपने घर पर पार्टी का झंडा फहराता था, आज उसका सबसे बड़ा आलोचक बन गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए उनके दावों को एक-एक करके समझते हैं। वीडियो की शुरुआत ही इस दमदार बात से होती है। मैं मोदी का इतना बड़ा फैन था, मेरे घर पर उनका पोस्टर था, मैंने तो अपने घर पर बीजेपी का झंडा भी लगाया हुआ था। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये दिखाता है कि वो शुरू में पार्टी से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। और यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। यही एक सवाल हमें उनकी निजी कहानी से उनके तर्कों की गहराई में ले जाता है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे उनका सफर, फिर बात करेंगे कि आवाज उठाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, पार्टी की इमेज को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है, धर्म के नाम पर बढ़ती नफरत पर भी बात होगी, और आखिर में एक वोटर के सामने जो मुश्किल सवाल खड़ा होता है उस पर आकर रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक सपोर्टर से क्रिटिक बनने का सफर। जैसा हमने शुरू में ही सुना, वीडियो बनाने वाला शख्स पहले एक पक्के सपोर्टर थे। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि उनकी ये पर्सनल जर्नी कैसी रही और वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने उनका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, असहमति की कीमत। यहां पर जो बात कही गई है वो सिर्फ उनकी पर्सनल कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ा दावा है। उनका मेन तर्क ये है कि आज के माहौल में सरकार की आलोचना करना या उससे अलग राय रखना खतरे से खाली नहीं है। अब अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए वीडियो में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित शराब घोटाले में जेल भेजा जाना, मतलब दिल्ली की शराब पॉलिसी में करप्शन के जो आरोप लगे थे, या फिर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना और सरकार का कई ऑनलाइन वीडियो और मीम्स को हटवा देना। वीडियो बनाने वाले का मानना है कि ये सारी घटनाएं देश में बढ़ती सेंसरशिप की तरफ इशारा करती हैं। एक और दिलचस्प मामला यूट्यूबर मुकेश मोहन का उठाया गया है। देखिए हुआ क्या, एक मीडिया रिपोर्ट में किसी कंपनी पर आरोप लगे। यूट्यूबर ने उन आरोपों को अपने वीडियो में ऐसे पेश कर दिया जैसे वो साबित हो चुके हों, और नतीजा, सरकार ने उन पर 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। वीडियो में इस केस का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि ये समझाया जा सके कि आरोपों को सच मानकर पेश करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं जो पार्टी की इमेज के बारे में है। यहाँ वीडियो में ये दावा किया गया है कि बीजेपी की जो इमेज है वो काफ़ी हद तक पीआर ड्रिवन है, और इसे समझने के लिए इसके बड़े चेहरों को देखना होगा। वीडियो बनाने वाले ने बीजेपी के 4 मेन चेहरे बताए हैं और उन्हें कुछ खास नाम दिए हैं। नरेंद्र मोदी को मसीहा कहा गया है, अमित शाह को पावर हाउस, योगी आदित्यनाथ को अनफिल्टर्ड चेहरा और नितिन गडकरी को एक केस स्टडी की तरह देखा गया है। वीडियो में तर्क दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी पार्टी की वन मैन आर्मी है। उनके मुताबिक मोदी का ब्रांड इतना पावरफुल है कि पार्टी की जीत के लिए वो बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए पार्टी का हर काम, हर प्रचार उनकी इमेज के चारों तरफ ही बुना जाता है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। उन्हें अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन वीडियो में यह आरोप है कि जमीनी हकीकत अलग है। असल में क्राइम कम नहीं हुआ, बस उसकी रिपोर्टिंग होनी कम हो गई है। तो अब बारी है चौथे सेक्शन की, क्राइम, करप्शन और पॉलिटिक्स। यहाँ बात सिर्फ इमेज की नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर की कथित समस्याओं की हो रही है, और इसके लिए नितिन गडकरी का उदाहरण दिया गया है। वीडियो में नितिन गडकरी के काम, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। दावा यह है कि सड़क बनाने पर जो खर्चा हो रहा है वो तो चीन के लेवल का है, लेकिन जो सड़कें बन रही हैं उनकी क्वालिटी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी है। ये स्लाइड उसी कथित फर्क को दिखा रही है। और करप्शन के आरोप यहीं नहीं रुकते। वीडियो में 2009 की एक विवादित मौत की जांच का भी जिक्र है, एक कथित इथेनॉल ब्लेंडिंग स्कैम का भी, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जो पॉलिसी है उससे कुछ जान पहचान वालों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। और ये भी दावा है कि सिस्टम में ईमानदार ठेकेदारों और अफसरों को साइडलाइन कर दिया जाता है। फिर एक आंकड़ा सामने रखा जाता है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। कहा गया है कि बीजेपी के 240 जीतने वाले उम्मीदवारों में से 94 यानी लगभग 40% ऐसे हैं जिन पर कथित तौर पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और इस पूरे टॉपिक का निचोड़ वीडियो में एक लाइन में बताया गया है। बीजेपी ने क्रिमिनल पॉलिटिक्स को खत्म नहीं किया है, उसने सिर्फ इसे एक नया नाम, एक नई पहचान दे दी है।
चलिए अब आखिरी बड़े मुद्दे पर आते हैं जिसकी वीडियो में आलोचना की गई है। सेक्शन 5, धार्मिक नफरत का बढ़ना। यहां तर्क ये है कि पिछले कुछ सालों में देश के अंदर धर्म के नाम पर बंटवारा और ध्रुवीकरण बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इस बात को साबित करने के लिए एक डेटा भी दिखाया गया है। दावा है कि 2014 के बाद से धर्म के नाम पर दिए जाने वाले नफरती भाषणों में 74% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वीडियो के मुताबिक ये समाज में बढ़ते बंटवारे का सीधा सबूत है। वीडियो में एक गहरी बात कही गई है कि जब किसी देश में धर्म को देश से ऊपर रख दिया जाता है तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मतलब पॉलिटिक्स में धर्म को सबसे आगे रखना देश की एकता और विकास के लिए ठीक नहीं है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, एक वोटर की दुविधा। इतनी सारी आलोचनाओं के बाद एक आम वोटर के पास क्या रास्ता बचता है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब एक तरफ बीजेपी की इतनी सारी कमियां गिनाने के बाद भी वीडियो बनाने वाले का ये मानना है कि जो विपक्ष है जैसे कि कांग्रेस, वो भी कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। उन्हें भी बेकार बताते हुए कहा गया है कि उनमें और सत्ताधारी पार्टी में कोई खास फर्क नहीं है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सामने रखे हर ऑप्शन में खामियां दिखें तो एक वोटर आखिर करे तो क्या करे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए ये वीडियो मजबूर करता है।